ये काफी चौंकाने वाली बात है कि इस भयानक घटना के बाद भी मैं किसी तरह से जिंदा रहने में कामयाब रहा। मैं एक वकील हूँ जिसने अच्छी प्रतिष्ठा हासिल करने के बाद हाल ही में अपनी फर्म खोली है, लेकिन 4 साल पहले मेरे लिए जिंदगी आसान नहीं थी। मैं एक बहुत ही जरूरतमंद परिवार से आया था, जहाँ मेरी माँ को 3 बच्चों के पालन पोषण के लिए 2 बार नौकरी और वीकेंड पर एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था। मेरे पिता नशे के आदी थे, जिन्हें अपने बॉस की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मेरी बड़ी बहन शैली ने मेरे पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए 14 साल की उम्र में अपने कुसैल प्रेमी के साथ घर छोड़ दिया। फिर वो हमें कभी नहीं मिले। उसी समय मेरी छोटी बहन जूड़ी और मैं हमारे पिता और हमारी सबसे बड़ी बहन से अलग सामान्य इंसान निकले, जो जीवन को इतना अधिक महत्व देते हैं कि इसे फेंक भी नहीं सकते। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद मैंने स्कॉलरशिप की मदद से अपनी कॉलेज की डिग्री ली। भगवान का शुक्र है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट था। जूडी को प्री स्कूल में टीचर की नौकरी भी मिल गई और हमारी माँ, जिनका जीवन कभी भी शांतिपूर्ण नहीं था, कम से कम उन्हें शांतिपूर्ण मौत मिल गई, ये जानते हुए कि उनके 2 बच्चे अब अपने लाइफ में सेटल हैं। जूडी और मैं छुट्टियों पर एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन समय के साथ किसी तरह हम अलग हो गए। एक वकील होने के नाते मैं मुश्किल से ही अपने लिए समय निकाल पाता था। इसलिए जब मुझे प्रतिष्ठित लॉ फर्म में पहली नौकरी मिल गई तो मुझे केवल काम की परवाह थी। वो शनिवार की रात थी और मैंने अपना पहला केस जीत लिया था, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरे सराहनीय प्रयासों के लिए सीनियर्स ने मेरी बहुत मदद की थी और आखिरकार लंबे समय बाद मुझे जश्न बनाने की जरूरत महसूस हुई। मैं इसे छोटा रखना चाहता था। मैंने ऑफिस छोड़ दिया और कैब ले ली। जैसे ही मैं नाइट क्लबों के पास से गुजरा, मुझे एहसास हुआ कि मैं तेज गाने और पार्टी एनिमल्स के बीच रहने के मूड में नहीं था। मैंने आसपास के छोटे पबों के लिए गूगल पर खोजबीन की। मैं अपने सभी विकल्पों पर स्क्रॉल कर रहा था, तभी मेरी नज़र राजमार्ग पर स्थित एक हुटर्स आउटलेट पर पड़ी। मैं पहले भी कुछ क्लाइंट्स और अपने कलीग्स के साथ हुटर्स में जा चुका हूँ। हम शहर छोड़कर हाईवे पर आ गए। एक शांत ड्राइव के बाद कैब ने मुझे बाहरी इलाके में स्थित स्थान पर उतार दिया। मुझे बाहर कारों और बाइकों की उम्मीद थी, लेकिन आश्चर्य की बात है कि वहां कोई नहीं था। लाइटें जल रही थीं और प्रवेश द्वार पर ओपन लिखा हुआ था, इसलिए मुझे यकीन था कि ये खुला है। इस आशंका को नजरअंदाज करते हुए मैंने कदम बढ़ाया। अगर मैंने उस संकेत को गंभीरता से लिया होता, इसलिए लोग कहते हैं कि आपको अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना चाहिए। रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखते ही मैं और भी हैरान रह गया। जगह पूरे जोश में थी। पुरुष बियर पी रहे थे, हंस रहे थे और खूबसूरत हुटर्स लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे। बाहर से कोई नहीं बता सकता कि यहाँ इतने लोग हैं। मैं बता सकता हूँ कि यहाँ आसपास हर आदमी बुरी तरह से नशे में था। उनकी आंखों में उनिंदापन झलक रही थी और उनके चेहरे नशे में लाल हो गए थे। एक कुर्सी पर एक मोटा आदमी बैठा था और उसके दोनों तरफ हुटर्स लड़कियां थीं। मैं कई हुटर्स के पास गया हूँ, लेकिन इसमें कुछ अजीब लगा। मैं बार में बैठ गया और अपने लिए एक बियर और कुछ चिकन विंग्स का ऑर्डर दिया। मेरे बगल में 3 रोज थे। एक हठीला नशे में धुत आदमी बाहर निकले हुए चेहरे के साथ बैठा था। उसने कांच के मग के अंदर फूटते बुलबुले को देखा और खुद ही मुस्कुरा दिया। मैंने उसे नशे में ये सब स्टंट करते हुए देखा। तभी एक मधुर सी आवाज ने मुझसे बात की, हे हैंडसम। मैं पीछे मुड़ा और देखा कि एक सुनहरे बालों वाली हुटर्स लड़की मेरे पास खड़ी थी। एक ट्रे पर मेरे लिए बियर और चिकन विंग्स रखी हुई थी। हुटर्स की उसकी यूनिफॉर्म उसके फिगर को सभी स्थानों पर उजागर कर रही थी। मैं कभी फ्लोट करने वाला नहीं रहा, लेकिन जिस तरह से उसने मेरी ओर देखा, उसमें कुछ ऐसा था जिससे मैं उसको खुद से दूर नहीं कर सका। क्या तुम्हारे मुंह पे ताला लगा हुआ है हैंडसम? हाँ, मेरा मतलब नहीं, माफ करना, हाय। तो लोग तुम्हें क्या कहते हैं? मैं जेक हूं और तुम? मैं नैटली हूं। आज रात मैं तुम्हारी हुटर गर्ल्स बनूंगी। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूंगी। उसने मेरा ऑर्डर टेबल पर रखा और जाने से पहले एक दिल को छू लेने वाली मुस्कान दी। ये सब मुझे बहुत अजीब लगा। मेरा मतलब है, लोग कभी कभी हुटर या किसी पब में फ्लर्ट करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से अपने सीमा से बाहर जा रही थी। मैं ये देखकर दंग रह गया था कि उसके इस तरह के व्यवहार से लोगों के आकर्षित होने का कोई डर नहीं था। मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने अपने खाने पर ध्यान दिया। चिकन विंग्स काफी टेस्टी थे और बियर का स्वाद तेज था।
मैं ज़्यादा नहीं पीता, लेकिन कोई भी बता सकता है कि सामान्य बियर का स्वाद ऐसा नहीं होता। मैं चिकन विंग्स का आखिरी टुकड़ा अपने मुंह में डालने ही वाला था कि मैंने एक बातचीत सुनी। ये वही शराबी आदमी था जो कुछ दूरी पर बैठा था। मुझे लगता है कि अब मुझे घर जाना चाहिए, मैं नशे में हूँ। मेरी बीवी बहुत नाराज हो जाएगी। लेकिन तुम यहाँ मजे कर रहे हो, उसका क्या तुम उसे मिस नहीं करोगे? हाँ लेकिन मुझे यहाँ 2 दिन हो गए हैं। तुम कितने फनी हो। तुम यहाँ बस कुछ घंटों से ही हो। तुम बहुत नशे में हो मिस्टर। क्या आपको यकीन है? हाँ मुझे है। मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। वो आदमी उठा और लड़की के पीछे उसके पालतू कुत्ते की तरह चल गया। जिस बात ने मुझे चिंतित कर दिया था वो ये था कि वो कह रहा था कि वो यहाँ 2 दिनों से है। वो स्पष्ट रूप से इतना नशे में है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और दूसरी बियर पीने का सोचा। मैं अकेला रहता हूँ, इसलिए घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी मुझे। जब मैंने अराजकता सुनी तो मेरी आंखें नैतली को ढूंढ रही थी। टेबल पर 2 हुटर्स लड़कियों के साथ बैठा मोटा लड़का अब अपने सीट से उठ गया। जब मैंने नैतली को अपनी ओर आते देखा तो वो मुश्किल से खड़ा हो सका। उस मोटे आदमी की लार टपकने लगी। वो बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लगा। रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद अन्य भी पुरुष या तो बाहर जा रहे थे या सोने के लिए शराब पी रहे थे, इसलिए किसी ने भी इस आदमी पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। मैं उन सभी के बीच एक शांत आदमी था, इसलिए मैं इस अजीब सीन को नोटिस करते हुए खुद को नहीं रोक सका। नताली उस आदमी के सामने रुकी। उसकी जादुई उंगलियां उसके गाल पर थीं। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ बहुत। हाँ। तो क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगे? जैसे ही उसने नैटली की ओर देखा तो उसकी आंखों में एक सम्मोहित झलक दिखाई दी और कहा, बिल्कुल। इस जगह के बारे में कुछ, ये लड़कियां, ये आदमी बिल्कुल भी सामान्य नहीं थे। ये सब कुछ कितना अस्त व्यस्त था। मैं जाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अप्रत्याशित घटना घटी। नताली ने टेबल पर रखी बर्फ की बाल्टियों में से एक बर्फ तोड़ने वाला टुकड़ा निकाला। फिर उसने तेज बर्फ तोड़ने वाला टुकड़ा उस आदमी की ओर बढ़ाया और कहा, इससे अपने हाथ पर वार करो। क्या क्या क्या? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें एक किस मिलेगा। क्या तुम मुझसे किस नहीं चाहते? हाँ करता हूं। तो फिर करो, अभी करो। उस आदमी ने उससे बर्फ का टुकड़ा ले लिया और अपने बाएं हाथ पर जोर जोर से वार करना शुरू कर दिया, जबकि वो दर्द से चिल्ला रहा था। सभी हुटर्स लड़कियां मंत्रमुग्ध चुड़ैलों की तरह हंसने लगी। उनकी संचित हंसी में कुछ ऐसा था जिसने मेरी हड्डियों को ठंडा कर दिया था। डर की ठंडी लहरों ने मेरे दिल की धड़कन को तेज कर दिया। ये क्या जगह है? ये लड़कियां कौन हैं? धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यहाँ हर आदमी नशे में था। उस बियर में कुछ ऐसा था जिससे वो सब कुछ भूल गया और उसे विश्वास हो गया कि वो यहाँ बहुत अच्छा समय बिता रहा है। मोटे आदमी का बहुत खून बह रहा था और किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की और लड़कियां जोर जोर से हंसने लगी। इसका फायदा उठाकर मैं एग्जिट डोर की ओर भागा, लेकिन वो बंद था। तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो हैंडसम? मैंने मुड़कर देखा तो नताली मेरे पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई सुंदरता नहीं थी। वो एक शिकारी की तरह क्रूर लग रही थी। प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन अब तुम क्यों जाना चाहते हो? पार्टी तो अभी शुरू ही हुई है। हम बहुत मजा करने वाले हैं। मैंने देखा कि उसकी कमर पर एक बड़ी जंग लगी चाबी लगी हुई थी और मैंने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। मैंने उसके चेहरे पर जोर से मुक्का मारा और उसका दांत गिरा दिया। वो लकड़बग्घे की तरह चिल्लाई और अपना जबड़ा पकड़कर जमीन पर गिर पड़ी। मैंने उससे चाबी छीन ली, एक मौका लिया और दरवाजा खोल दिया। मैं हुटर्स लड़कियों को भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह चिल्लाते और मेरी ओर दौड़ते हुए सुन सकता था, लेकिन मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा। मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक उनकी आंखें कम नहीं हो गई। मैं ये नहीं बता सकता कि मैं उस रात घर कैसे पहुंचा, लेकिन मुझे उस ट्रक ड्राइवर को $100 देना याद है जिसने मुझे लिफ्ट दी थी।
उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने मेरी कितनी बड़ी मदद की। मैं पुलिस के पास जाना चाहता था और उन्हें उस बीमार हुटर्स आउटलेट के बारे में बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं दोबारा वहां गया तो शायद जिंदा वापस ना आ सकूं। डर वास्तविक है, इतना तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। कुछ कम वेतन वाली घटिया नौकरियों के बाद मैं सड़क पर रहने के कगार पर थी। मैं कुछ पैसों के लिए अपने डैड को फोन करने ही वाली थी कि मेरी रूममेट कैथी ने कहा, तुम्हें पता है होटल्स नई लड़कियों को ले रहा है, तुम्हें आसानी से नौकरी मिल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें कभी कभी कुछ बुरे लोगों से मिलना होगा। एक महिला होने के नाते मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ। क्या तुम श्योर हो? हाँ, डिपार्टमेंट स्टोर में मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने मुझे सब बता दिया। मुझे लगता है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए। मैंने सुना है कि वो अच्छा पे करते हैं। उसकी सलाह मानकर मैं अगले दिन हुटर्स आउटलेट पर गई, जो जंगल से सटा हुआ काफी एकांत इलाका था। लंबा हाईवे किसी दूसरी दुनिया के रास्ते की तरह खड़ा था। दिन के उजाले में भी क्षेत्र काफी व्यस्त था। मैं अंदर गई और देखा कि दो आदमी साफ सफाई कर रहे थे। एक आदमी लगभग 50 साल का था। वो उन पर कड़ी नजर रख रहा था। मुझे अंदर आते देख उसने मेरी ओर देखा और उसने मुझे सिर से पैर तक देखा। यस, मेरा नाम ओलिविया है। मैंने सुना है कि आप कर्मचारियों की तलाश में हैं। हुटर्स लड़की। सॉरी, मैं एक और हुटर्स लड़की की तलाश में हूं। तुम कहाँ रहती हो? 2 ब्लॉक्स दूर। तुम राइली के साथ घर जा सकती हो क्या? यहां नियम है, पहला, शिफ्ट के दौरान हमेशा यूनिफॉर्म पहनो। दूसरा, ग्राहकों को सहज महसूस कराएं। और तीसरा, काम के बाद कभी भी अकेले घर ना जाएं। तुम कल से शुरू कर सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस नौकरी की जरूरत थी। कोने में शेल्फ से अपने यूनिफॉर्म का साइज सिलेक्ट कर लो और लेट मत आना। ओनर एक स्पष्टवादी और पीछा करने वाला व्यक्ति था, इसलिए मैंने बिना किसी देरी के अपनी यूनिफॉर्म उठाई और चली गई। मैं जानती थी कि उन्होंने मुझे इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि मेरा फिगर अच्छा था, जिससे मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। अगले दिन मैं पूरी तरह से सज धज कर होटल्स पहुंची। 3 अन्य लड़कियां रेस्टोरेंट के अंदर ग्राहकों का स्वागत करने के लिए तैयार होकर खड़ी थीं। मैं उनके पास गई और अपना परिचय दिया। वे सभी मेरे लिए अच्छी थीं। उन्होंने मुझे गरीब्स और छिछोरे लोगों से चतुराई से संभलने के लिए टिप्स दी। मैंने उनसे पूछा कि राइली कहाँ है, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो आज छुट्टी पर है। जैसे ही दरवाजा खुलने का संकेत बदला, रेस्टोरेंट लोगों से भर गया। हमने अपने चेहरे पर आकर्षक मुस्कान रखते हुए ड्रिंक्स और खाना परोसना शुरू कर दिया। हालांकि ज्यादातर ग्राहकों ने अच्छा व्यवहार किया, लेकिन वास्तव में कुछ छिछोरे लोग भी थे। एक लड़का हम सभी के साथ लगातार फ्लर्ट कर रहा था। वो हमारे शरीर की तारीफ करते और इस जगह को बार बार स्वर्ग कहते। मेरी कलीग समंथा एक स्मार्ट लड़की थी। किसी बहस में पड़ने के बजाय उसने उस आदमी को शराब पिला दी ताकि वो कुछ देर तक चुप रहे। मेरा पहला दिन होने के कारण मैं घबराई हुई थी, लेकिन साथ ही मेरे चेहरे पर आत्मविश्वास भी था। 3 घंटे बिना किसी परेशानी के बीत गए। कस्टमर्स समुद्र की लहरों की तरह आते गए और चलते गए। मुझे उम्मीद थी कि रात इसी तरह से कट जाएगी जब मैंने अपने पीछे जूतों की झंकार सुनी। मैं अपनी पीठ प्रवेश द्वार की ओर करके खड़ी थी, इसलिए मैंने उस ग्राहक को नहीं देखा जो अभी अभी अंदर आया था। मैं पीछे मुड़ी और देखा कि बार के पास फ्रेडी क्रूएगर जैसे कपड़े पहने एक आदमी बैठा था। ये ना तो हैलोवीन था और ना ही रेस्टोरेंट में थीम वाली पार्टी थी, इसलिए उसके कॉस्ट्यूम में सभी की निगाहें उस पर टिका दी। लेकिन वो ध्यान देने के मामले में काफी सहज था और इससे परेशान नहीं दिखा। उसकी कॉस्ट्यूम इतनी शांति थी कि उसके आंशिक चेहरे को ढकने वाले चले हुए निशान भी वास्तविक लगते थे। जब हमारी नजरें मिली तो वह रेस्टोरेंट के चारों ओर देख रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके चेहरे पर एक गंदी मुस्कान आ गई और उसने अपने धातु जैसे नाखूनों से मेरी ओर लहराया। उसके व्यवहार से भयभीत होकर मैंने उसकी ओर पीठ कर ली और दूसरे टेबल पर कस्टमर्स की मदद की।
मुझे महसूस हो रहा था कि वो मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है। समांथा मेरे पास आई और बोली, क्या तुमने उस बेवकूफ आदमी को देखा? शायद उसे डरावनी फिल्में पसंद हैं। क्या वो तुम्हें गंदी नजरों से नहीं देख रहा? चलो इतना सोचो मत, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, इसमें कुछ गड़बड़ होने मत दो। साथ ही कुछ घंटों में तुम घर चली जाओगी। हाँ, लेकिन वो तब तक वहीं बैठा रहेगा और मुझे देखता रहेगा। समांथा ने मुझे आश्वासन दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी मैं उसे देखती तो मेरी चिंता बढ़ जाती। आधी रात के करीब था और हम बंद होने की तैयारी कर रहे थे। तभी मैंने अपने पीछे एक डरावनी आवाज सुनी, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? हैरान चेहरे के साथ मैं पीछे मुड़ी और देखा कि फ्रेडी क्रूएगर जैसी पोशाक वाला वो आदमी अब मेरे पीछे खड़ा था। वो और भी अधिक मुस्कुराया। मैं उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं मजबूत होकर सामने आई। सॉरी मिस्टर, अब क्लोजिंग का टाइम हो गया है। ये मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं था। शायद तुम्हें भी बेवकूफी भरे सवाल नहीं पूछने चाहिए। तुम अपेक्षा से कहीं अधिक हो। क्या तुम जानती हो, हमारा सबका जीवन एक सपना मात्र है। मुझे लगता है कि तुम इतने नशे में हो कि तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है कि तुम नकली हो। यह घर जाने का समय है, इसलिए भाग जाओ। मैंने जाने के लिए एक कदम उठाया जब उसने मेरा रास्ता रोक दिया। जब उसने मुझे घूर कर देखा तो मेरा शरीर सुन्ना हो गया। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और उसके चेहरे पर उसका गुस्सा हावी हो गया। फिर वो मेरे पास आया और उसने ठंडी आवाज से कहा, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। वो बाहर चला गया और मैं पसीने से लथपथ कुर्सी पर बैठ गई। समांथा ने मुझे एक गिलास पानी दिया और मुझसे कहा कि बॉस को उसके बारे में कंप्लेंट कर दो। हम सभी ने कपड़े बदले और घर की ओर निकल पड़े। समांथा ने मुझे अगले ब्लॉक तक लिफ्ट दी और फिर अपने घर चली गई। वो दूसरी तरफ रहती थी, इसलिए मेरे पास अकेले घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये 10 से 12 मिनट की वॉक थी, लेकिन ये वॉक काफी लंबा महसूस हो रहा था। सड़कें खाली थीं। एक आवारा कुत्ता कुछ दूर तक भौंका और फिर झाड़ियों के पीछे गायब हो गया। मेरे चारों ओर सन्नाटा मुझे इतना सता रहा था कि मैं अपने ही कदमों की आवाजें सुनकर डर महसूस कर रही थी। मैं आधे रास्ते में ही थी कि मैंने किसी के पीछे मुड़ने की आवाज सुनी। जब मैंने पीछे देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फ्रेडी क्रूएगर पोशाक में वो आदमी मेरा पीछा करने लगा। वो अपने नुकीले धातु वाले पंजे उठाकर मेरी ओर तेजी से दौड़ा और मैं जोरों से चिल्लाई और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। तथ्य यह है कि उसने इस तरह से मेरा पीछा किया, ये बताने के लिए पर्याप्त था कि वो किसी भी तरह से मुझे चाहता था। वो पागलों की तरह हंस रहा था, मेरे डर का आनंद ले रहा था। मैंने हिल्स पहन रखी थी, इसलिए मैं तेज नहीं भाग सकी, लेकिन मेरे पास अपने जूते उतारने का भी समय नहीं था। मैं जानती थी कि यदि मैं रुकी तो वो मुझे पकड़ लेगा और यदि उसने मुझे पकड़ लिया तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैंने दौड़ते समय 911 डायल किया। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं फोन कर पाती, एक बड़ा पत्थर मेरी कलाई पर जोर से लगा और मैं जमीन पर गिर गई, जिससे मेरा पैर टूट गया। मुझे इतना खतरनाक महसूस हुआ कि मेरी टूटी हुई हड्डी मेरी त्वचा से नीचे उभर आई। मेरे शरीर की एक हड्डी को इस तरह से बाहर निकलता देखना एक भयानक दृश्य था। पर जब मैं जमीन पर पड़ी हुई थी तो वो आदमी हंसा और मेरे सामने आकर रुका। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमसे कहा था जिंदगी एक सपना है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। देखो, तुम्हें मेरा नंबर चाहिए था ना? अच्छा, तुम मेरा नंबर ले सकते हो। देखा, इसलिए तुम जैसी दुबली पतली चुड़ैलों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। तुम मूर्ख लड़कियां पहली बार तो नहीं सुनती। तुम सभी सोचती हो कि तुम दुनिया की मालकिन हो क्योंकि तुम सुंदर हो और बाकी लोग सिर्फ गंदगी हैं। मैंने ये निशान नहीं मांगे थे, लेकिन फ्रेडी ने मुझे जीने की एक वजह दी। जब मैंने उस फिल्म को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वो वही है जो मुझे जीवन में बनना चाहिए। तुम तो बस बीमार हो। प्लीज, इसे इस तरह से होना जरूरी नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल अपने जैसा बनाऊंगा।
अब उसने ये कहते हुए उसने अपने धातु के पंजे उठाए और मेरे चेहरे पर वार करने के लिए बिल्कुल तैयार था। जब मैंने उसके पैरों के बीच लात मारी तो वो दर्द के मारे जमीन पर गिर गया और उसका सिर फोड़ दिया। एक जोरदार झटके से वो आदमी बेहोश हो गया। मैंने 911 पर कॉल किया और पुलिस के आने तक वहीं इंतजार किया। पुलिस ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया और वो पूरे समय बेहोश रहा। फिर वे मुझे इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल में ले गए। मेरा बहुत खून बह रहा था और मुझे 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। वो आदमी बोरिस के पीछे है और मुझे आशा है कि वो कभी आजाद नहीं होगा।